हे एवरीवन, आज के इस सेशन में हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो भी कुछ फन एंड इंटरेस्टिंग मैनर में। तो आखिर तक बने रहिएगा, मजा आएगा आपको। क्या करेंगे? हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के सीपीयू शेड्यूलिंग के 6 क्वेश्चन सॉल्व। 6 क्वेश्चन में से 2 इजी, 2 मीडियम और 2 डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको पॉइंट्स मिलेंगे। हर एक इजी क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करने के 5, नहीं सॉल्व करने या फिर गलत सॉल्व करने का 0 पॉइंट। अगर आप मीडियम क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करते हैं तो 10 और डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 15 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो टोटल आपके पास 15 इंटू 2 30 प्लस 20 40 प्लस 10 टोटल। जब आपका ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, आखिरी में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखना है और लिखना है कि आपको कितने पॉइंट्स मिले इन 6 क्वेश्चंस में से। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं शो करूंगा, आप वीडियो पॉज करिए और आंसर करिए। चलिए, आपने वीडियो पॉज करके आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव नहीं है। देखो, अगर हम नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम्स की बात करें, एफसीएफएस, एचआरआरएन, एसजेएफ का नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है एसजेएफ, फिर एलआरटीएफ नहीं, एलजेएफ होता है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, एंड नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है हमारा प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का। तो इतनी सारी एल्गोरिथम्स हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव होती हैं। इनमें से सिर्फ एफसीएफएस यहां पे है, तो हम बी ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे। अगर आपने करेक्टली चूज कर लिया है, 5 पॉइंट अपने आप को स्कोर कर दीजिए। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं है, प्रीएम्प्टिव टाइप की होती है, राउंड रॉबिन प्रीएम्प्टिव टाइप की होती है, प्रायोरिटी भी प्रीएम्प्टिव टाइप की हो सकती है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव इनमें से सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मैं शो करूंगा, वीडियो पॉज करके आंसर करिएगा। वीडियो पॉज। चलिए, तो आप सब लोगों ने वीडियो पॉज करके आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन है, इफ द टाइम स्लाइस यूज्ड इन राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पॉलिसी इज मोर देन द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस। बहुत सारी प्रोसेसेस के अपने अपने बर्स्ट टाइम्स होते हैं। सारी प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम का भी मैक्सिमम निकाल लो तो इससे भी बड़ा अगर आपका क्वांटम है तो पॉलिसी क्या होगी? टाइम स्लाइस अगर खत्म हो जाता है तो प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाती है इन द राउंड रॉबिन। पर अगर टाइम स्लाइस के खत्म होने के पहले ही प्रोसेस खत्म हो जाए, क्यों? क्योंकि हर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम स्लाइस से छोटा ही है। तो प्रोसेस एक बार सीपीयू में जाएगी, बाहर निकल जाएगी, दूसरी प्रोसेस जाएगी, बाहर निकल जाएगी। किस सीक्वेंस में सीपीयू में जाएगी प्रोसेस? जिस सीक्वेंस में वो आती है। राउंड रॉबिन का ये रूल है। तो अल्टीमेटली ये एफसीएफएस की तरह बिहेव करेगी। ये हम क्लासरूम में भी डिस्कस करते हैं। द पॉलिसी विल डीजनरेट टू एफसीएफएस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर करेक्ट किया है तो 5 मार्क्स अपने आप को, 5 पॉइंट अपने आप को दे दीजिए। अब आएगा अगला क्वेश्चन मीडियम लेवल का। मैं क्वेश्चन शो करूंगा, आपको वीडियो पॉज करके और आंसर निकालना है और उसके बाद फिर आंसर यहां पे चेक करना है कि आपका करेक्ट है या नहीं। चलिए, उम्मीद करूंगा आप लोगों ने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया होगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग सीपीयू प्रोसेसेस विद अराइवल टाइम्स इन मिलीसेकंड्स एंड सीपीयू बर्स्ट टाइम्स इन मिलीसेकंड्स गिवन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम यूज करना है, जिसमें कि हमें प्रीएम्प्टिव मतलब कि अगर करंट रनिंग प्रोसेस को हम चूज करेंगे, जितनी भी प्रोसेसेस अवेलेबल हैं उनमें से सबसे छोटी प्रोसेस सीपीयू में शेड्यूल होगी। पर अगर बाद में कोई प्रोसेस आती है और वो करंट रनिंग प्रोसेस के रिमेनिंग बर्स्ट टाइम से भी छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे? करंट प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करके नई प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे। ये है इसका बेसिक आइडिया। एवरेज वेटिंग टाइम पूछा है। जिन लोगों ने भी ये टॉपिक पढ़ा है उनसे ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले टाइम 0 पर हम टाइमलाइन डायग्राम, जिसे हम गैंट चार्ट भी कहते हैं, वो बनाएंगे। टाइम 0 पर सिर्फ एक ही प्रोसेस P1 अराइव होती है, बाकी की तो फ्यूचर में आएगी। तो टाइम 0 पर हम इसको शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। हम शेड्यूल करेंगे सबसे पहले P1 को। P1 शेड्यूल हो गया। इसको हम कब तक चलाएंगे? जब तक या तो P1 कंप्लीट ना हो जाए या फिर अगली प्रोसेस ना आ जाए। अगली प्रोसेस आती है 3 पे। जब अगली प्रोसेस 3 पे आती है तो हम P1 को 3 टाइम तक चलाते हैं। P1 का एग्जीक्यूशन टाइम था टोटल 7, उसमें से 3 टाइम यूनिट वो चल गया, तो इसका बचा टाइम है 4। अब 3 टाइम यूनिट पर P2 आती है। मेरा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहता है कि अगर नई अराइविंग प्रोसेस करंट रनिंग प्रोसेस के रिमेनिंग टाइम से छोटी है तो करंट
करंट प्रोसेस को आप क्या करो, प्रीएम्प्ट कर दो। तो P1 यहां पे प्रीएम्प्ट हो जाएगी, इसको CPU से बाहर भगा दिया जाएगा और आएगा P2। P2 आया। अब P2 कब तक रन करेगा, जब तक कि नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आ जाती 5 तक। तो 3 से लेके 5 तक अगर मैं P2 को रन करूं तो P2 का रिमेनिंग टाइम बचेगा 1। ओ भाई साहब, ये तो सबसे छोटी प्रोसेस है, नई अराइविंग प्रोसेस से भी छोटी है। तो नई अराइविंग प्रोसेस इसको प्रीएम्प्ट नहीं करेगा, इसको हम पूरा ही एग्जीक्यूट कर देते हैं और P2 फिनिश। अब 6 टाइम यूनिट पर एक और प्रोसेस P4 भी आ चुकी है। हमारे पास P1 बची हुई है, P3 बची हुई है, P4 बची हुई है। इन तीनों में से अगर आप देखेंगे सबसे छोटी प्रोसेस P4 है, जिसका बर्स्ट टाइम मिनिमम है, उसी को रन करेंगे टिल 8 टाइम। या तो प्रोसेस नई कोई आ नहीं रही तब तक चलाएंगे, या फिर ये प्रोसेस खत्म हो जाए तब तक चलाएंगे। नई प्रोसेस कोई आ ही नहीं रही तो ये प्रोसेसेस को अपने फिनिश टाइम तक खत्म कर दो। अब दोनों में से छोटी प्रोसेस P1 है, तो P1 को शेड्यूल करेंगे, +4 टाइम यूनिट तक ये चलेगा, 8 + 4 12 तक, और लास्ट में 17 तक P3 चलेगा, 12 + 5 17 तक। ये हो गया गैंट चार्ट। अब यहां से हम कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं प्रोसेसेस का। सबको ये प्रोसेस या ये प्रोसीजर जो है पता होनी चाहिए। चलिए, कंप्लीशन टाइम कैसे निकलेगा, यहां देखो P1 कब कंप्लीट होता है आखिरी बार, यहां पे 12 पे जाके P1 पूरा कंप्लीट हो गया। P2 कब कंप्लीट हुआ, 6 पे, P3 कंप्लीट हुआ 17 पे, और P4 कंप्लीट हुआ 8 पे। फिर हम टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं, विच इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। हर एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम निकाल लो। 17 - 5 = 12, 8 - 6 = 2। वेटिंग टाइम 12 - 7 is 5, 3 - 3 is 0, 12 - 5 is 7, 2 - 2 is 0। पूछा क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम। सारे वेटिंग टाइम का एवरेज निकाल लो। तो एवरेज वेटिंग टाइम जो आएगा आपका 5 + 0 + 7 + 0 12 डिवाइडेड बाय कितनी प्रोसेसेस हैं, टोटल 4। आंसर इज 3। अगर आप लोगों ने आंसर किया है 3 तो अपने आप को पॉइंट दे दो। अब की बार 10। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा, थोड़ा सा मजा आएगा जब ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अपना स्कोर आखिरी में जाके लिखेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वीडियो पॉज करके और सॉल्व करिए। चलिए, उम्मीद करूंगा आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 प्रोसेसेस P1, P2, P3 शोन इन द टेबल। ये रही इनका अराइवल टाइम्स, बर्स्ट टाइम्स गिवन 0, 1, 3, 5, 7, 4। द कंप्लीशन ऑर्डर ऑफ 3 प्रोसेसेस अंडर द पॉलिसीज F2, FCFS एंड RR2। RR2 मतलब राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग विद क्वांटम टू R। अब देखो, FCFS के लिए सीक्वेंस निकालने के लिए गैंट चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इतना तो इंटेलिजेंस हर कोई लगा सकता है, और अगर नहीं लगा सकता इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों कर सकते हैं, देखो एक सिंपल सी बात है, जिस सीक्वेंस में प्रोसेस आएगी उस सीक्वेंस में प्रोसेस सीपीयू सबसे पहले पाएगी और वो पूरा खत्म होती है, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है इसलिए। तो जिस सीक्वेंस में प्रोसेस आई सबसे पहले P1 आई तो P1 पहले कंप्लीट होगी, फिर P2 आई तो P2 पहले नेक्स्ट कंप्लीट होगी, और फिर P3। P1, P2, P3 का ऑर्डर रहेगा FCFS में। अगर FCFS में P1, P2, P3 का ऑर्डर नहीं है तो फिर आप ऑप्शन हटा दो, B और D तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बचे आपके पास में क्या, 50-50 ऐसे ही हो गया आपका RR। राउंड रॉबिन में प्रोसेसेस कैसे रन होंगी। अब राउंड रॉबिन में प्रोसेसेस को रन करने के लिए आप सबको पता है कि एक रेडी क्यू मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोसेसेस जिस सीक्वेंस में आती हैं उस सीक्वेंस में हमें इनको क्यू में रखना पड़ता है। जैसे कि टाइम 0 पर अगर हम क्यू को देखें, सबसे पहले सिर्फ एक ही प्रोसेस आती है P1, तो इसको सीपीयू मिलेगा सबसे पहले। P1 को अगर सीपीयू मिला, राउंड रॉबिन कहता है कि टाइम स्लाइस तक ही प्रोसेस सीपीयू में रहेगी, रिमेनिंग टाइम इसका बचा 3 और प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो जाएगी। अब जब प्रोसेस P1 रन कर रही थी 0 से लेके 2 तक, तब आपके पास एक प्रोसेस P2 चुपके से आके और आपके इस रेडी क्यू में पहले से जुड़ गई। P1 तो क्यू से निकल के सीपीयू में रन होने गई थी, तो रेडी स्टेट में रेडी क्यू में रहेगी नहीं। P2 आ गई जुड़ के 1 पे ही आ गई थी,
तो 2 पे मैं Q का स्टेटस देखूंगा तो P2 हमारे पास जुड़ी हुई है Q में और ऊपर से P1 CPU से लौट के आ रही है, प्रीएम्प्ट होके आ रही है। आपको अगर ट्रांजिशन डायग्राम पता है और क्लासरूम की ट्रेनिंग पता है तो ये P1 वापस से रनिंग से प्रीएम्प्ट होके रेडी स्टेट में आएगी और रेडी क्यू में पीछे सबसे पीछे जुड़ जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी रन होगी? अब P2। P2 को अगर 2 टाइम ड्यूरेशन टिल 4 रन किया आपने, रिमेनिंग बचा इसका 5। जब P2 रन हो रहा था, P2 गया है रेडी स्टेट से बाहर और रनिंग में P1 ऑलरेडी खड़ा हुआ है क्यू में और 3 टाइम यूनिट पर, 2 से 4 के बीच में 3 टाइम यूनिट पर चुपके से P3 आके और क्यू में लग गया। और जब 4 टाइम यूनिट पर P2 प्रीएम्प्ट होके आएगा तो वो सबसे लास्ट में जुड़ गया। अब इस सीक्वेंस में आपको प्रोसेसेस रन करनी है क्योंकि नई प्रोसेस और कोई जुड़ने वाली है नहीं। तो नेक्स्ट वापस से P1 रन करो। P1 रन किया टिल 6, रिमेनिंग टाइम इज 1। फिर P3 रन करो टिल 8, रिमेनिंग टाइम इज 2। फिर P2 रन करो टिल 10, रिमेनिंग टाइम इज 3। फिर से P1 रन करो 11 तक और फिनिश हो गया P1, खत्म। फिर P3 रन करो 13 तक, ओहो P3 खत्म हो गया पहले, और लास्ट में P2 रन होगा। तो P2 रन होगा 13 से 15 और उसके बाद फिर से P2 रन होगा 16 तक। तो किस सीक्वेंस में कंप्लीशन हुआ? पहले P1 कंप्लीट हुई, फिर P3 और फिर P2। P1 P3 P2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आपने ऑप्शन सी करेक्ट किया है, आपको आंसर इस क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने के पहले, स्टार्ट करने के पहले मिल गया है। अपने आप को 10 पॉइंट दे दो खटाखट। अब आएगी डिफिकल्टी लेवल 15 मार्क का, 15 स्कोर, 15 पॉइंट का क्वेश्चन। वीडियो को जल्दी से पॉज करना और आंसर निकालना। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई होप आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। करेक्ट आए तो अपने आप को कितने मार्क्स देने हैं, कितने पॉइंट देने हैं? ये डिफिकल्टी लेवल 3 है, इस पे आपको हर एक को 15 पॉइंट देने हैं। कंसिडर फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस विद अराइवल टाइम इन मिली सेकेंड्स। 4 प्रोसेसेस हैं P1 P2 P3 P4। इनके अराइवल टाइम है 0 1 3 एंड 4 और इनके बर्स्ट टाइम्स भी हैं 3 1 3 और Z। ओ ये क्या है? एक वेरिएबल है। अच्छा, मुझे लगता है इसी की वैल्यू निकलने बोले हैं। These processes are running on the single processor using preemptive shortest remaining time first algorithm. If the average waiting time of the processes is millisecond, okay, I guess यहाँ पे एक छोटी सी इशू है, ये 1 मिलीसेकेंड आना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा प्रोसेस इज 1 मिलीसेकेंड एंड वैल्यू ऑफ Z इज, ऐसा लिखा हुआ है वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम इज 1 मिलीसेकेंड, वैल्यू ऑफ Z इज व्हाट। वीडियो पॉज करिए, आंसर निकालिए। चलिए, उम्मीद करूंगा आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सॉल्व करते हैं इसको, समझते हैं इसको क्या है। प्रोसेसेस के अराइवल टाइम्स, बर्स्ट टाइम्स दे रखे हैं। एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम मिसिंग है और ये पूछा गया है कि अगर एवरेज वेटिंग टाइम 1 मिलीसेकेंड है तो इसका बर्स्ट टाइम प्रोसेस P4 का क्या होगा? देखिए, अगर आपको एवरेज वेटिंग टाइम का फॉर्मूला पता है तो ये होता है सारी प्रोसेसेस का मिला के टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4। एवरेज वेटिंग टाइम है हमारे पास 1 मिलीसेकेंड, तो टोटल वेटिंग टाइम जो हमें मिलेगा सारी प्रोसेसेस का वो क्या होगा? एग्जैक्टली एवरेज 1 into 4 मिलीसेकेंड। मतलब चारों प्रोसेसेस मिला के 4 मिलीसेकेंड से ज्यादा वेटिंग नहीं करनी चाहिए। ये जो प्रोसेस है ये सबसे लास्ट में अराइव हो रही है, तो जब तक ये अराइव नहीं होती है हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो टाइम ड्यूरेशन 4 तक हम नॉर्मली प्रोसेसेस को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे गैंट चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले टाइम 0 पर हमारे पास प्रोसेस आती है P1। P1 आई 0 पर, 3 ड्यूरेशन का इसका बर्स्ट है, इसको हमने 1 टाइम तक रन किया। जैसे ही हमने इसको रन किया, रिमेनिंग बचा इसका 2 और 1 पे एक नई प्रोसेस P2 आती है। अब P2 जो है P1 से छोटी है तो P2 को शेड्यूल करेंगे, P2 को 1 टाइम शेड्यूल करेंगे टिल 2, ये खत्म हो जाएगी। 2 तक P3 नहीं आई है तो हम कंटिन्यू करते हैं P1 को ही। अब देखो P3 3 पे आएगी पर ये फिर भी बड़ी है करंट प्रोसेस P2 से, P1 के रिमेनिंग टाइम 2 से, तो हम P1 को पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं 4 टाइम यूनिट तक। कर लिया जी, कंप्लीट कर लिया जी। अब 4 टाइम यूनिट पर P4 भी आ गई।
हमारे पास दो प्रोसेसेस अवेलेबल हैं। अब जब हमारे पास दो प्रोसेसेस अवेलेबल हैं तो इन दोनों में से हम कौन सी रन करें, इसका आइडिया हमें लगेगा कि दोनों में से छोटी कौन सी है। या तो P4 का रनिंग टाइम जो है 0 1 2 रहेगा तो P4 रन होगी, 0 हो नहीं सकता है तो 1 होगा या 2 होगा। या फिर अगर 3 है तो P3 पहले रन होगी क्योंकि ये पहले आई है, 4 है तो भी P3 रन होगी, 5 है तो भी P3 रन होगी। देखते हैं किसको हम रन करेंगे, देखते हैं हम किसको रन करेंगे बेस्ड ऑन द वेटिंग टाइम। टिल नाउ लेट्स सी कौन सी प्रोसेस कितना वेट कर चुकी है। तो P1 और P2 दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। P1 का कंप्लीशन है यहाँ पे 4 -0 इसका अराइवल टाइम है, तो टर्न अराउंड टाइम है 4 - 0 इज 4 - 3 इज 1। P1 ने 1 टाइम यूनिट के लिए वेट किया है अभी तक। देख सकते हो आप P2 जब रन कर रहा था 1 से 2 तक तब ये वेट कर रहा था। 1 टाइम यूनिट का वेटिंग टाइम इसका P1 का आया है, तो वेटिंग टाइम इसका 1 है। P2 का कोई वेटिंग टाइम नहीं है, ये आता है 1 पे ही इसको सीपीयू मिलता है और एक टाइम ड्यूरेशन के लिए खत्म हो जाता है, तो इसका वेटिंग टाइम कोई नहीं। P3 आया था 3 पे, इसको सीपीयू अभी तक नहीं मिला है, तो टिल 4 अगर यहां तक की ही बात करें हम तो हमारे पास P3 ने 1 यूनिट टाइम का तो वेट कर ही लिया है। 3 पे आया, सीपीयू नहीं मिला, 3 से 4 वेट ही कर रही थी P3 प्रोसेस, तो टोटल वेटिंग हमारे पास 1 + 1 2 की हो चुकी है। अब कोई भी प्रोसेस 2 से ज्यादा वेटिंग नहीं कर सकती। अगर 2 से ज्यादा वेटिंग नहीं करेगी तो हमें एक ऐसी प्रोसेस को रन करना पड़ेगा जिसका बर्स्ट टाइम एग्जैक्टली 2 है, विच इज नॉट दिस प्रोसेस फॉर श्योर। तो P4 को रन करना पड़ेगा जो 2 टाइम ड्यूरेशन टिल 6 तक रन करे और P3 को और 2 ड्यूरेशन तक वेट कराए। फिर P3 रन होगा लास्ट में 3 ड्यूरेशन 9 तक, Z की वैल्यू आ जाएगी 2। आंसर जो हमारा इस क्वेश्चन का है 2। अगर आपने आंसर 2 दिया है तो अपने आप को आप 15 पॉइंट दे दो। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करिए और आंसर निकालिए। चलिए, उम्मीद करूंगा आपने आंसर निकाल लिया होगा। क्वेश्चन जो है अराइवल टाइम्स हैं, उनकी प्रायोरिटीज दे रखी हैं, आईओ बर्स्ट दे रखा है। ईच ऑफ द प्रोसेसेस हैज सीपीयू burst followed by IO burst and then another CPU burst. Assume that each process has its own IO resource. हर एक प्रोसेस का अपना IO रिसोर्स है, तो प्रोसेस को IO के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रायोरिटीज P1 की 2 है, P2 की 3 है और P3 की 1 है। 1 हाईएस्ट है और 2 नेक्स्ट मिडिल वाली प्रायोरिटी और 3 जो है सबसे छोटी प्रायोरिटी है। अब हमें क्या करना है, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में इनको रन करना है और P1, P2, P3 के फिनिश टाइम बस कैलकुलेट करके देना है। चलिए, तो एक नया पेज मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा और चेक करते हैं। सबसे पहले टाइम 0 पर, जैसे ही हम टाइम 0 पर आते हैं हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेस P1 है और P1 के बाद नई प्रोसेस P2 आती है 2 पे। तो P1 प्रायोरिटी चाहे कुछ भी हो, हमें P1 रन करना पड़ेगा। इसका CPU बर्स्ट टाइम सिर्फ 1 है, तो P1 रन हुई 1 टाइम ड्यूरेशन तक और उसके बाद IO के लिए चली जाएगी। P1 का IO स्टार्ट हो जाएगा। IO बर्स्ट कितनी देर का है? 5। तो P1 जो है 1 + 5 6 ड्यूरेशन तक तो IO के अंदर रहेगी, फिर वापस से CPU के लिए एग्जीक्यूशन करने नहीं आएगी। 6 ड्यूरेशन तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट सर जी, जब P1 का ये CPU बर्स्ट खत्म हो गया तो P2 तो आई नहीं, P2 तो 2 पे आएगी और P3 3 पे आएगी, तो P2 के लिए हमें 1 से 2 तक वेट करना पड़ेगा। CPU 1 से लेके 2 तक कोई भी प्रोसेस रन नहीं करेगी। फिर आती है P2, तो P2 रन करने जाएगी, बट P2 की प्रायोरिटी लोएस्ट है। इसको हम 1 ड्यूरेशन तक, जब तक कि P3 3 पे नहीं आ जाती, रन करेंगे। इसका रिमेनिंग टाइम बचेगा 2 और फिर 3 टाइम ड्यूरेशन पे हम P3 को रन करना शुरू करेंगे, जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो इसको तो कोई सीपीयू से हिला ही नहीं सकता भाई, तो P3 रन होगा 5 तक। जब P3 का ये सीपीयू बर्स्ट खत्म हो गया तो अब P3 जाएगा IO के लिए 3 टाइम यूनिट के लिए। तो जो P3 है यहां से IO के लिए गया। P3 का IO कितनी देर का? 5 + 3 8 तक चलेगा। अब देखो 5 ड्यूरेशन टाइम पे P2 हमारे पास है, इसका पहला ही सीपीयू बर्स्ट खत्म नहीं हुआ है, बट P1 भी तो लोड के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? P1 लोड के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, P1 तो 6 पे लोड के आएगा, तो P2 को फिर से रन करेंगे। P2 को एक ड्यूरेशन टिल 6 रन करते हैं।
इसका रिमेनिंग टाइम बचता है हमारा अभी भी 1 और P1 लौट के आ गया है और P1 की प्रायोरिटी P2 से ज्यादा है, P2 की प्रायोरिटी लोएस्ट है। तो P1 अगर लौट के आ गया है तो P1 को हमें शेड्यूल करना पड़ेगा। P1 को हम शेड्यूल करते हैं, P1 को शेड्यूल करते हैं टू ड्यूरेशन टाइम टिल 8 तक, क्योंकि 8 पे P3 आ जाएगा। तो इसका सेकेंड CPU बर्स्ट अभी भी 1 बचा हुआ है और P3 लौट के आया है। P3 की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, तो इसको हम 1 बर्स्ट टाइम के लिए रन करेंगे पहले, और सबसे पहले P3 कंप्लीट होगा 9 पे। जिस भी ऑप्शन में P3 का 9 है, बस इन दोनों में से एक कोई करेक्ट होना चाहिए हमें। P3 कंप्लीट हो गया जी, P3 कंप्लीट हो गया। अब प्रायोरिटी इन दोनों में से P1 की ज्यादा है, तो P1 का सेकेंड CPU बर्स्ट हमें खत्म करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10, तो P1 खत्म हो गया 10 पे। एनीवे वी गॉट आवर आंसर ऑप्शन बी। P1 खत्म होगा 10 पे, P3 खत्म होगा 9 पे, डेफिनेटली P2 15 पे। P2 15 पे कैसे खत्म होगा? देखो P2 का हमारा एक सिंगल बर्स्ट अभी बचा हुआ है, तो CPU का सिंगल बर्स्ट ये हुआ टिल 11, उसके बाद IO के लिए जाएगा 3 और उसके बाद 1। 3 IO के लिए गया तो 11 से 14 ये CPU आइडल, और उसके बाद वापस से P2 15 तक रन होगा। यहां 11 से 14 तक P2 का IO चलेगा, 11 + 3 14 तक। एंड दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी अगर आपने टिक मार्क किया है, अपने आप को 15 पॉइंट दीजिए। सारे क्वेश्चन अब खत्म हो चुके हैं। आप सब लोगों को अब क्या करना है, अपने आप को स्कोरिंग करनी है। 50 में से आपको कितने मार्क्स आए? 50 है या थोड़ा ज्यादा है शायद, 30 + 20 50 60, टोटल 60 हो रहे हैं। तो 60 में से आपको कितने पॉइंट्स स्कोर हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाइएगा। कमेंट ऑनेस्टली करिएगा, क्योंकि ये गेट का स्कोर नहीं है, और अगर आप शो ऑफ भी करेंगे तो उससे कोई आपको गिफ्ट या गेट का रैंक या एमटेक नहीं मिलेगा। तो शो ऑफ नहीं करिए। वीडियो को पॉज करके आपने जितना भी समय लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर करेक्टली सॉल्व किया है तो आप अपना पॉइंट ऑनेस्टली लिखिएगा कितने आए हैं। और दूसरी चीज जो है वो ये कि आपको अगर किसी और टॉपिक पे, किसी और सब्जेक्ट पे, जिस पे भी ऐसे क्वेश्चंस का एक छोटा सा वीडियो चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा। जिस भी वीडियो या जिस पर्टिकुलर टॉपिक या जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ज्यादा डिमांड आएगी, उसको हम पहले शेड्यूल करा के आपके लिए ऐसे और सेशंस लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।